हेलो स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल है? सब मस्त। ओके। तो आज हम लोग जो साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत धारा, उसका जो है 2 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और सब ठीक ठाक है ना? चलिए आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर वैद्युत परिपथ में वैद्युत परिपथ में अगर प्रतिरोध लगा हो तो उनका संयोजन हम लोग कैसे करते हैं, और जो है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आज हम लोग जो है सीखेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है कि अगर प्रतिरोध जो होंगे तो उनको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, संयोजित कैसे करते हैं, और उसके आधार पर जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए। ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो संयोजन होता है ये 2 प्रकार का होता है। तो संयोजन जो है संयोजन 2 प्रकार से होता है। ठीक है, ये संयोजन जो है 2 प्रकार से होता है। जो फर्स्ट संयोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी संयोजन। क्या बोलते हैं? श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। इसमें क्या होता है, देखिए ये जैसे एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। तो इसमें क्या होंगे कि मान लीजिए कि इसमें हमने कहा कि 3 प्रतिरोध हैं ना, जिनके मान जो हैं वो R1, R2 और R3 हैं। ठीक है, और इस पूरे संयोजन को एक सेल, एक V वोल्ट के सेल और एक कुंडी से संयोजित किया गया है। ठीक है, इसको संयोजित कर दिया गया है V वोल्ट की बैटरी से, या कहिए कि V वोल्ट की बैटरी है उससे संयोजित किया गया है। तो पूछा जाएगा कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो पहले तो हमको ये समझना है कि ये श्रेणी संयोजन क्यों है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर जब भी सेल होता है, सेल के प्लस वाले सिरे से धारा निकलती है, तो इसमें ये धारा प्रवाहित होगी आई। ये धारा को जाने के लिए देखिए एक ही रास्ता है, तो इस रास्ते से होते हुए इसमें धारा जाएगी। तो R1 प्रतिरोध में भी धारा आई जा रही है, फिर यहाँ से धारा निकलेगी तो I2 जो प्रतिरोध होगा उसमें भी आई ही धारा जाएगी, और फिर यहाँ से निकलेगी तो I3 प्रतिरोध में भी, R3 प्रतिरोध में भी धारा जो है वो आई ही जाएगी। तो जब भी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के संयोजन में धारा समान होता है, धारा क्या हो समान, एक ही धारा सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित हो, तो वो ऐसा जो संयोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी संयोजन। तो ये बोला जाएगा कि ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो कैसा संयोजन है, तो ये श्रेणी संयोजन है। ठीक है, ये कैसा संयोजन है? श्रेणी संयोजन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3, इनका तुल्य निकालना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। इनको कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हों तो श्रेणी क्रम में जो धारा समान होती है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो इनके ये जो R1 है इसके सिरों के बीच में विभवांतर जो होगा वो अलग होगा, उसको हम लोग V1 मान लेते हैं कि ये V1 है, और ये दूसरे के बीच में जो होगा R2 के बीच में उसको हम लोग V2 मान लेते हैं।
ठीक है। और उसी तरह से तीसरे के सिरों के बीच में होगा उसको हम लोग V3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो विभव होता है वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ये तीनों विभवों का योग जो होगा वो परिपथ में लगे हुए सेल के विभव के योग के बराबर होगा। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर का योग परिपथ के तुल्य विभव के बराबर हो जाएगा। तो V किसके बराबर होगा? तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर इन तीनों प्रतिरोधों को हटा करके अगर इनके जगह पर एक तुल्य प्रतिरोध लगाया जाएगा तो ये परिपथ हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये देखिए तीनों का जो है तुल्य प्रतिरोध एक हम लोग यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा सेल तो वही है, ठीक है। तो V का मान वही रहेगा, लेकिन इसके ये जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसको हम लोग R इक्विवेलेंट बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। ठीक है। तो ये जो तुल्य प्रतिरोध है ये R1 R2 और R3 तीनों के योग की जगह पे लगा हुआ है। इसके सिरों के बीच में विभवांतर जो होगा वो भी ही होगा। और यहाँ से जो धारा ये आ रही थी I, तो यही धारा I भी यहाँ पर जा रही है। तो हम लोग कहेंगे कि तुल्य प्रतिरोध में भी धारा क्या हो रही है? समान ही जा रही है। तो हम कहेंगे अब इसमें जो प्रवाहित धारा है उसको निकाल लें। तो हम कहेंगे धारा बराबर क्या होगा? तो V बटा R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर धारा को निकालेंगे। ठीक है। तो हम लोग अभी कल जो है ओम का नियम पढ़े थे, तो उसमें ओम के नियम में हम लोग पढ़े थे कि I बराबर क्या होता है? तो I बराबर होता है जो है V बटा R। ठीक है। तो ये I बराबर V बटा R होता है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं इसे V। तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R। ये हम लोग ओम का नियम पर पढ़े थे। तो उसकी सहायता से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग V के जगह पर V1 की जगह पर V2 की जगह पर V3 की जगह पर ये मान रखते चले जाएंगे। ठीक है। तो अब ये V क्या है? तो V जो है ये R इक्विवेलेंट के सिरों के बीच में जो है विभवांतर है। ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? तो ये इस वाले फार्मूला से V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये किसके बराबर होगा? तो ये I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर, ये ओम के नियमानुसार V बराबर I इंटू R से। ठीक है। अब ये V1 क्या होगा? तो V1 क्या है? देखो R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और R1 का मल्टीपल होगा वो V1 होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे I इंटू R1 प्लस V2 के सिरों के बीच में कहेंगे तो ये कहेंगे I इंटू R2 और इसके सिरों के बीच में कहेंगे तो ये होगा I इंटू R3। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दाहिने पक्ष में इन तीनों पदों में I जो है कॉमन है, उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट और इसके बराबर होगा I और यहाँ से कॉमन में जो है ब्रैकेट में बच जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। ठीक है। ये होगा। तो यहाँ से देखेंगे I से I ये जो होगा ये हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये I से ये I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमको यहाँ पर फार्मूला मिल जाता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। तो अगर तीन जो है तुल्य प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उन सभी प्रतिरोधों के योग के या कहेंगे आंतरिक योग के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से बड़ा होगा। इसका मान क्योंकि R इक्विवेलेंट R1 और R2 R3 तीनों को जोड़ने से मिलता है। ठीक है। अगर 2 होगा तो उसको R1 और R2 लिख देंगे। अगर मान लीजिए 4 लगा हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर देंगे। ठीक है। इस तरह से तो हम क्या देखते हैं कि तुल्य प्रतिरोध सदैव ही किसी भी एक प्रतिरोध के मान से सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। तो ये इसकी पहचान होगी। इस तरह से इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान जो होगा वो निकाला जा सकता है। तो I बराबर हो जाएगा V, यहाँ पे जो विभव है, और बटा R इक्विवेलेंट। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? हमको परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी पता हो जाएगा। तो ये परिपथ में प्रवाहित धारा है ना, तो ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है और ये जो है परिपथ में प्रवाहित
धारा है। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम लोग अभी इसमें करके देखेंगे। ओके, तो इसको नोट करके क्या करेंगे, जो है दूसरा संयोजन देखते हैं। तो दूसरे संयोजन को बोला जाता है प्रतिरोधों का विकर्ण संयोजन, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर, समांतर या इसी को हम लोग पार्श्व भी बोलते हैं, पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम संयोजन, संयोजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो देखिए इस तरह से कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जो है भिन्न भिन्न हो, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा भिन्न भिन्न हो, तो प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए 3 प्रतिरोध है, फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध है और ये जो है समांतर क्रम में संयोजन है। तो ये और इनको क्या किया गया है, एक सेल और कुंजी के माध्यम से संयोजित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हमने कहा कि सेल जो है वो V वोल्ट का है ना, और ये कुंजी की है। प्रतिरोधों के मान ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस जो है सेल से धारा यहाँ पर आई आएगी, तो ये धारा यहाँ पर आने के बाद यहाँ से ही VDD दे, क्योंकि देखो धारा के जाने के लिए 1, 2 और ये 3 रास्ते हैं, 3 पथ इनको दिखाई दे रहा है। तो ये धारा यहाँ पर क्या हो जाएगी, VDD हो जाएगी। तो ये धारा जो आई आ रही थी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो धारा जाएगी उसको हम लोग I1 बोलेंगे, इसमें जो धारा जाएगी उसको हम लोग I2 बोलेंगे और इसमें जो धारा जाएगी उसको I3 बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर धारा क्या हो रही है, भिन्न भिन्न। तो जो है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से ये तीनों धारा संयोजित हो जाएगी, यहाँ से I1, यहाँ से जो I1 आएगी और यहाँ से I2 आएगी और यहाँ से I3 आएगी। ये तीनों यहाँ पर संयोजित होकर के पुनः धारा I होगी, तो यहाँ से गई पुनः वापस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पर इसके सिरों के बीच में भी अगर हम कहेंगे कि विभव V है, ठीक है, उसी तरह से इसके भी सिरों के बीच में हम कहेंगे तो कहेंगे कि विभव V है, जो भी सेल का विभव होगा वही विभव हो जाएगा यहाँ पर। और उसी तरह से यहाँ पर भी, तो यहाँ पर विभव का मान क्या होता है, समान। तो यहाँ पे अलग क्या होता है, तो यहाँ पर धारा अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो जो चीज़ अलग अलग होती है उसी को हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग धारा को ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि धारा जो होगी वो I इसके बराबर होगा, तो I होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 की योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर से ओम का नियम लगाएंगे और यहाँ पर कहेंगे कि I किसके बराबर होगा, तो I कहेंगे कि V/R के बराबर हो जाएगा। तो अब इन तीनों प्रतिरोधों के जगह पर एक तुल्य प्रतिरोध लगा दिया जाए तो हमारा कर्तव्य कैसा हो जाएगा, तो हमारा कर्तव्य इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सेल और ये कुंजी। तो हम लोगों को ये जो परिपथ दिख रहा है ये R इक्विवेलेंट वाला परिपथ है। तो अभी भी यहाँ पर V वोल्ट का ही सेल लगा हुआ है, तो धारा यहाँ से जो आ जाएगी वो I जाएगी और इसमें भी I जाएगी। ठीक है, तो अगर इस I का मान निकालेंगे तो V/R इक्विवेलेंट से यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो I की जगह पे क्या लिखेंगे, तो I की जगह पे लिख देंगे V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, उसी तरह से I1 की वैल्यू कहेंगे तो I1 देखिए यहाँ पर भी विभव V है और इसका प्रतिरोध कितना है, R1 है। तो I1 का मान हो जाएगा V/R1, I2 का मान हो जाएगा V/R2 और I3 का मान हो जाएगा V/R3। ठीक है, तो दाहिने तरफ तीनों जगह पर हमको V कॉमन दिख रहा है, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये V/R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/R1
प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों पक्षों में v और v जो है कॉमन है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमको यहाँ पर जो मिल जाएगा वो मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर मिलेगा। तो ये हमारा जो है फार्मूला आ गया कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, दो या दो से अधिक अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है, 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होता है। ठीक है, इसमें विशेष स्थितियाँ होती हैं, विशेष स्थिति या स्थिति। तो विशेष स्थितियाँ इसमें हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध न जुड़ करके केवल 2 ही प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1 और R2, सिर्फ 2। ठीक है, तो हमारा जो है तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। केवल अगर 2 जुड़े हुए हैं ना, तो इसको हम लोग अगर हल करें फॉर्मूला से लेकर के, तो ये 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका इधर गुणा था R2, इसका इधर हो जाएगा तो ये R1 बटा नीचे के नीचे गुणा करेंगे तो ये R1 इंटू R2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग पलट दें दोनों पक्षों को, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, ये R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 के योग के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग अगर दो प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है, तो वह R1 R2 बटा R1 प्लस R2 के योग के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर दो प्रतिरोध जो है अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध किसके कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर R इक्विवेलेंट किसके, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसको नोट करें। फिर हम लोग इसकी जो है एक स्थिति और देख लेते हैं। ओके, चलिए इसको नोट कर लिया होगा, फिर हम लोग अब मान लीजिए कि ये जो दोनों प्रतिरोध हैं ये अगर समान हो जाए, समान का मतलब बराबर हो जाए, इनके मान बराबर हो जाए ना। तो अगर ये प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं इनके सभी के मान अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो अगर मान बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये R1 किसके बराबर, R2 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, R3, और ये किसके बराबर, R। मान लीजिए सभी जो है R है, मतलब कि मान लीजिए कि ये 2 सभी 2 ओम के हैं, तो उसी को हमने R बोल दिया। तो ये सेकेंड कंडीशन है कि यदि सभी प्रतिरोधों के मान क्या हों, समान, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर ये 1/R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, सभी जगह पे R लिख देंगे, ये 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, तो ये 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर, इनके अंश की जगह हर बराबर 3 के अंश को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3/R, और इसको अगर हम लोग पलट दें, दोनों बच्चों को पलट देते हैं, तो ये R इक्विवेलेंट यहाँ से हमको मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R बटा 3। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमने कहा कि जो है यन प्रतिरोध अगर जो है यन बराबर प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, थर्ड कंडीशन है, तो ये हो जाएगा R बटा n। अगर मान लीजिए n का मतलब 3, 4, 5 जितने भी प्रतिरोध होंगे तो ये हम लोग का फार्मूला यहाँ पर मिल जाता है। तो हमने समांतर क्रम में क्या देखा कि समांतर क्रम में अगर 2 से अधिक प्रतिरोध जिनके मान अलग अलग हैं, अगर वो समांतर क्रम में जुड़े होगा तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर 2 प्रतिरोध हों और उनके मान भिन्न हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, तो हम लोग पिछला अभी वो फार्मूला पढ़े थे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 का प्रयोग करेंगे। अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जो बराबर हों, अगर समांतर क्रम में जुड़े हों, तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करें R बटा n।
आर क्या है, किसी भी एक प्रतिरोध का मान, और एन क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। जितने भी प्रतिरोध उतने से भाग। जैसे यहाँ पर 3 प्रतिरोध था तो सभी का मान तो आर है, 3 प्रतिरोध जुड़े थे इसलिए हमने 3 से भाग दिया। अगर 2 प्रतिरोध जुड़ेगा तो 2 से भाग देंगे, अगर 5 प्रतिरोध होगा तो 5 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग आज जो है देख लिए कि प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, और उसमें हम लोग जो है तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, और ये जो परिपथ है उसको कैसे छोटा करके लोग लिख रहे होते हैं। जैसे ये देखिए परिपथ, ये 3 प्रतिरोध यहाँ जुड़े होते हैं, उसको हमने 1 प्रतिरोध यहाँ पर बना दिया। तो ये इसका बनाने का तरीका होता है। इसको अभी हम लोग जो है न्यूमेरिकल में करेंगे तो और अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, इसको नोट करें। ओके, तो अब हम लोग जो है ये जो हमने श्रेणी प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर संयोजन देखा है, उस पर आधारित कुछ जो है न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, तो प्रदर्शित परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग को निकालना। ये परिपथ है, हमने काफी इस तरह से ये एक सेल और एक कुंजी की द्वारा जो है ये जुड़ा। अब ये प्रतिरोध, ये मान लीजिए हमने कहा कि हमारा जो सेल है वो 10 वोल्ट का है, और ये कुंजी, ये प्रतिरोध का मान, इसका मान दिया है 2 ओम, ये दिया है 3 ओम, और ये दिया है 5 ओम। ठीक है, तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो प्रतिरोध दिए गए हैं इनका क्रम क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या होता है कि पहले तो सिरे से धारा निकालनी है, और फिर देखना है कि क्या सभी प्रतिरोधों में धारा समान जा रही है। तो अगर सभी प्रतिरोधों में धारा समान प्रवाहित हो रही होगी तो हम कहेंगे कि ये जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि धारा को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, इसका मतलब सभी प्रतिरोधों में धारा क्या हो रही है, समान प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो प्रतिरोध है ये किस क्रम में संयोजित है, तो कहेंगे कि ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इनका हम लोग जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला पढ़ा था कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है यदि वो जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इनको हम लोग R1 और R2 और R3 जो है प्रतिरोध मान लेते हैं। तो ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। ठीक है, और ये हमारी जो सेल है उसका वैल्यू दिया है जो है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक लाइन क्या कि चूंकि R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, R इक्विवेलेंट वो किसके बराबर होगा, तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल दें। तो देखिए R1 जो है वो 2 ओम दिया गया है, और R2 भी जो है वो 3 ओम है, और R3 जो है वो 5 ओम है। तो इन सभी को हम लोग जोड़ दें तो R इक्विवेलेंट हमको मिल जाएगा 2 + 3 5 और 5 10। तो ये हमारा 10 ओम आ गया। तो हमको परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध था वो मिल गया, तो कितना आ गया 10 ओम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये हमको सेल का विभव दिया गया है और इसका जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है उससे बस भाग दिया गया। तो अगर इसमें और कोई पूछ लेता कि
याद कीजिए, तथा परिपथ में प्रवाहित धारा भी ज्ञात कीजिए। अगर ये पूछ लेता तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? तो कहेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा जो आई हो जाएगी वो किसके बराबर होगा? तो वो भी जो सेल का विभव होगा वो बटा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो भी हमको क्वेश्चन में दिया गया है कितना 10 वोल्ट, और हमने जो है तुल्य प्रतिरोध निकाला है वो कितना है 10 वोल्ट। इसको भाग देंगे तो यह हम लोग आ जाएगा 1 एम्पीयर। तो धारा का मान कितना होता है? जो है मान एम्पीयर में लिखा जाता है। कि हमको पता चल गया कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो नोट कर लें। ओके, तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। तो प्रदर्शित चित्र में प्रदर्शित परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बोला है कि एक परिपथ दिया गया है, जैसे मान लीजिए परिपथ है तो ये देखिए एक परिपथ है। ठीक है, और इसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये हमारा कुंडी है। इसके जो प्रतिरोध के मान है ये दिया गया है 2 ओम, ये दिया है 4 ओम और ये दिया गया है 8 ओम। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर सेल से धारा ले जाते हैं तो धारा यहाँ पे जाने के बाद इसको 3 रास्ते मिलेंगे। तो यहाँ पर धारा विभाजित हो जाएगी। तो इसमें धारा I1 होगी, इसमें धारा जो होगी वो I2 होगी, और इसमें जो धारा होगी उसको I3 कहेंगे। तो जब भी धारा विभाजित होता है इसका मतलब जो क्रम है वो क्या है? समांतर क्रम। तो हम लोग को क्या करना है? समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग R1 R2 और R3 अगर करके मान लेते हैं प्रतिरोध, तो ये हमने कहा कि ये R1 है और ये है R2 और ये है R3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वही जैसे लाएँ कि चूँकि R1, R2 व R3 समांतर क्रम में हैं, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो किसके बराबर? यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का मान तीनों अलग अलग है। तो हम लोग 1/R इक्विवेलेंट वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रयोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 कितना है 4 और R3 कितना है 8। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है? ये सिंपल एक फ्रैक्शन है, मैंने इसको हम लोग हल करना है एलसीएम लेकर के। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2, 4 और 8 का एलसीएम लेकर के आएगा 8। ठीक है, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 4 का 1 में करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 से इसमें करेंगे तो आएगा 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 से इसमें करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 में करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर, इसको ऐड कर दें 4 2 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7/8। इसको हम लोग अगर दोनों बच्चों को पलट दें तो ये R इक्विवेलेंट हमको मिल जाएगा 8/7
ओम। तो ये हमारा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिल गया। ये हमारे परिपथ का क्या मिल गया? तुल्य प्रतिरोध। अब हमको पूछा गया है इसमें एक चीज़ और क्या कि 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा रहती है। तो ये इस वाले R1 में प्रवाहित धारा हो गया R1। तो अभी हमने पीछे देखा था कि जब भी ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो इनके सिरों के बीच विभवांतर जो होता है वो समान होता है, वो सेल के बराबर यहाँ पर होगा। तो इसमें कहेंगे कि इसमें भी उतना ही भी होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा और यहाँ पर भी उतना ही होगा। तो इसके सिरों के बीच जो विभव होगा वो कितना होगा? 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर जो विभव होगा V1 वो कितने बराबर होगा? सेल के विभव के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें प्रवाहित धारा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इससे विभव पता चल गया तो इसमें धारा निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिख लेंगे कि 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो I1 बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? V1/R1। ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित है उसके सिरों के बीच विभवांतर और उसका प्रतिरोध, तो इसमें जो है कितना है? 10 बटा प्रतिरोध कितना है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। इसका भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। ये हमारा जो I1 आ जाएगा वो आ जाएगा 5 एम्पियर। इसका मतलब 2 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? तो वो 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसमें पूछता I2 पूछ लेता तो इसमें हो जाता फिर 10/4, इसमें पूछता है 10/4। इससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, आज के जो क्लास है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग इसके कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसके कल और अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे ये सरली और समांतर संयोजन में, कि इसमें तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है और साथ ही साथ इसमें जो है किसी भी प्रतिरोध में धारा कैसे ज्ञात करते हैं। इस पर अच्छे क्वेश्चन जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बार बार पढ़ाई करते रहिए, और इसको आप लोग जो है नोट्स कर लिया है, जो है नोट्स पर नोट डाउन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।